वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जो एनसीईआरटी क्लास 8 था उसके साइंस को पढ़ रहे थे, क्लास 8 के एनसीईआरटी साइंस, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 9 देखेंगे। ये एक्सरसाइज कौन सा है? 9 है। इसका नाम है किशोरावस्था की ओर। किशोरावस्था की ओर अर्थात ऑन एडोलेसेंस। इस अध्याय का नाम है ऑन एडोलेसेंस, किशोरावस्था की ओर। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किशोरावस्था क्या है। किशोर अवस्था अर्थात एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या है उसके बारे में देखें। तो ये जो एडोलेसेंस है अर्थात किशोर अवस्था, इसके बारे में हम लोग समझें। सबसे पहले देखिए, ये जो वृद्धि अर्थात जो ग्रोथ है, ये वृद्धि क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रम है, नेचुरल प्रोसेस है। अर्थात ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये ऑटोमेटिकली होता है। तो वृद्धि एक क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। जीवन काल की वैसी अवधि, जीवन काल की वैसी अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता अर्थात रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की शुरुआत होती है, उसी स्टेज को, उसी अवस्था को किशोर अवस्था अर्थात एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस। तो जीवन काल की वैसी अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अर्थात जनन परिपक्वता आ जाती है शरीर में, उसी अवस्था को किशोर अवस्था अर्थात एडोलेसेंस कहते हैं। अब ये सवाल उठता है कि ये जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है, जनन परिपक्वता है, ये क्या है? देखिए, जनन परिपक्वता का मतलब होता है कि जब शरीर प्रजनन करने के योग्य पूरी तरह से तैयार हो जाता है, बच्चा जन्म देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है, उसी को बोलते हैं जनन परिपक्वता, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। वास्तव में देखा जाए तो यह किशोरावस्था की शुरुआत 11 बरस से ही हो जाती है और 18 से 19 बरस तक किशोरावस्था की आयु है। तो किशोरावस्था की आयु कब से कब तक है? 11 बरस से लेकर 11 बरस की आयु से 18 से 19 बरस तक। तो किशोर अवस्था की शुरुआत कब से होती है? 11 बरस की उम्र से ही, जो कि 18 से लेकर 19 बरस तक की उम्र तक रहती है। याद रखेंगे, एग्ज़ाम में इसको लेकर पूछे जा सकते हैं। चूँकि इसमें टीन लगा हुआ है, जैसे 18, 19, तो यह अवधि अंग्रेजी के टीन्स तक है। अंग्रेजी के टीन्स का मतलब क्या हो गया? जैसे कि 18, 19, तो 18, 19 तक है, इसीलिए इसे टीनेजर कहते हैं। जैसे 13 से लेकर 18 या 19 वर्ष की आयु, तो 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक यह अवधि होता है। इसीलिए किशोर अवस्था को टीन एज कहते हैं। क्या कहते हैं? टीन एज कहते हैं। और किशोरों को क्या कहते हैं? टीनेजर्स कहते हैं। टीनेजर्स का मतलब होता है किशोर, इसीलिए किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं, क्योंकि इनकी आयु 18 से 19 बरस की उम्र तक होती है। 13 से लेकर 18 से 19 की उम्र तक होती है, इसीलिए इसे टीनेजर्स कहते हैं। किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। लड़कियों में जो टीनेजर्स की शुरुआत होती है, लड़कों से एक से 2 बरस पहले ही शुरुआत हो जाती है। अर्थात लड़कियों में जो किशोरावस्था की शुरुआत होती है, लड़कों की अपेक्षा 1-2 बरस पहले ही शुरुआत हो जाती है। इसीलिए लड़कियां जो होती हैं वे जल्दी जवान लगने लगती हैं। तो लड़कियों का जो टीन एजर्स की शुरुआत है, लड़कों की अपेक्षा 1 से 2 बरस पहले ही शुरुआत हो जाती है। किशोर अवस्था की जो अवधि है वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। कोई 12 बरस में ही किशोर हो जाता है, किसी को 14 बरस लगता है, किसी को 13 बरस, लेकिन मैक्सिमम 11 से लेकर 13 बरस की उम्र में सभी परिपक्व हो जाते हैं। इनमें किशोरावस्था की शुरुआत, किशोरावस्था के लक्षण देखने को मिलने लगते हैं, परिवर्तन देखने को मिलने लगते हैं। तो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग किशोरावस्था की आयु
होती है। किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन होती है जो यौवनारंभ के संकेत है, अर्थात प्यूबर्टी। तो जब किशोर अवस्था आता है तो मनुष्य के शरीर में तरह तरह के परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं और इससे उनमें यौवनारंभ की शुरुआत होती है। यौवनारंभ का मतलब होता है, यौवन का मतलब होता है जवानी। यह उनके जवानी की शुरुआत के लक्षण है। तो किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में क्या होता है, तरह तरह के परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है और इसे प्यूबर्टी कहा जाता है, यौवनारंभ। अर्थात उनके जवानी की शुरुआत हो जाती है, प्यूबर्टी की शुरुआत होती है, यौवनारंभ की शुरुआत होती है। यौवनारंभ या जो किशोरावस्था है, इस समय के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह है शरीर में जनन क्षमता का विकास, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। अर्थात मनुष्य जो है अब प्रजनन करने के बिल्कुल योग्य हो जाता है, उनमें प्रजनन अंगों में तेज़ी से वृद्धि हो जाती है। तो प्रजनन क्षमता का विकास हो जाता है, यही सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है, सबसे महत्वपूर्ण विकास होता है। कब? किशोर अवस्था के दौरान या फिर यौवनारंभ के दौरान, प्यूबर्टी एज या एडोलेसेंस के दौरान। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवनारंभ की समाप्ति हो जाती है। तो जब किशोर जनन परिपक्व हो जाता है, अर्थात पूरी तरह से किशोर अब यौवन में बदल जाता है, पूरी तरह से जवान हो जाता है, जनन क्षमता पूरा परिपक्व हो जाता है, अर्थात बच्चा जन्मने के लिए या प्रजनन करने के लिए वह पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, तो उस समय यौवनारंभ समाप्त हो जाता है। अर्थात जो जवानी की शुरुआत है वह समाप्त हो जाता है। अब वो पूरी तरह से व्यक्ति जवान हो जाता है, यौवन कहलाता है, यंग कहते हैं उसे, यंग। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा किशोर अवस्था। अब यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन आते हैं, यहाँ से थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। किशोर अवस्था या यौवनारंभ के दौरान क्या क्या चेंजेज आते हैं शरीर में। जो प्यूबर्टी एज है, जो एडोलेसेंस का शुरुआत है, तो इसके दौरान शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो बहुत सारे परिवर्तन आने लगते हैं, जैसे कि लंबाई में वृद्धि, इंक्रीज इन हाइट। मनुष्य के शरीर में तेज़ी से लंबाई में वृद्धि होता है। किशोर अवस्था या यौवनारंभ के दौरान मनुष्य के शरीर में तेज़ी से लंबाई में वृद्धि होता है, इंक्रीज इन हाइट। यौवन के दौरान सबसे विशिष्ट परिवर्तन है ऊंचाई में अचानक से वृद्धि, सडन इंक्रीज इन हाइट। तो यौवन के दौरान सबसे जो विशिष्ट परिवर्तन क्या है, तो ऊंचाई में अचानक से वृद्धि हो जाता है, एक पर एक जो हाइट है वह तेज़ी से बढ़ जाता है, सडन इंक्रीज इन हाइट। इस समय मनुष्य के हाथ और जो पैर की हड्डियां हैं उसकी लंबाई में भी वृद्धि हो जाती है। तो किशोर अवस्था के दौरान, यौवन आरंभ के दौरान जो मनुष्य के हाथ और पैर की हड्डियां हैं उसके लंबाई में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण उस व्यक्ति के लंबाई में भी वृद्धि हो जाती है। तो निश्चित तौर पे जब हाथ पैर की लंबाई वृद्धि होगी तो व्यक्ति की लंबाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रारंभ में लड़कों की तुलना में लड़कियों में तेज़ी से वृद्धि होती है, लेकिन लगभग 18 साल तक दोनों की अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच हो जाती है। तो प्रारंभ में जो लड़के और लड़के जो हैं, लड़कों की तुलना में लड़कियां क्या होती हैं, तो तेज़ी से बढ़ती हैं, लेकिन लगभग 18 वर्ष तक दोनों अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। अर्थात 18 वर्ष की आयु तक दोनों जिस ऊंचाई तक पहुंचते हैं वो मैक्सिमम ऊंचाई हो जाता है। अर्थात उनकी ऊंचाई जो है लड़कों और लड़कियों की 18 वर्ष तक बढ़ता है, 18 से 19 वर्ष तक। इसके बाद उनका ऊंचाई बढ़ना बंद हो जाता है। तो लड़कियों में तेज़ी से वृद्धि होता है लड़कों की अपेक्षा, लेकिन 18 वर्ष की उम्र तक दोनों अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। अर्थात उसके बाद उनकी ऊंचाई में वृद्धि होना बंद हो जाता है। इसलिए 18 वर्ष को वयस्क नागरिक कहा जाता है, एडल्ट कहा जाता है। किशोर अवस्था के दौरान जो कंधे होते हैं, शोल्डर होते हैं,
वे आम तौर पर चौड़े हो जाते हैं। तो कंधे जो होते हैं वो आम तौर पर कैसे हो जाते हैं? विकास के बाद चौड़े हो जाते हैं, ब्रॉडन हो जाते हैं। तो लड़के और लड़कियों, खास करके लड़कों के जो कंधे हैं वो इस यौनारंभ के दौरान या फिर एडोलेसेंस के दौरान, अर्थात ये किशोर अवस्था है, इस दौरान युवकों के कंधे क्या हो जाते हैं? चौड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनमें विकास होने लगता है। तो इस विकास के परिणाम स्वरूप उनके कंधे चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों के कमर के नीचे का क्षेत्र व्यापक हो जाता है, वाइडर हो जाता है, जिसे हिप कहा जाता है। तो लड़कियों के कमर के नीचे का जो क्षेत्र होता है, जिसे हिप कहा जाता है, वह चौड़ा हो जाता है। लड़कों में लड़कियों की तुलना में शरीर की मांसपेशियों में अधिक विकास होता है। तो लड़कों की शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होते हैं, उनमें लड़कियों की अपेक्षा अधिक विकास होने लगता है। मसल्स लड़कों के क्या हो जाते हैं? मजबूत हो जाते हैं। लड़कियों की अपेक्षा मांसपेशियां मजबूत हो जाती है। यौनारंभ में अर्थात प्यूबर्टी एज में जो स्वर यंत्र है, वॉइस बॉक्स जो है, जिससे आवाज़ निकलता है, जिसे लैरिंक्स भी कहते हैं, वो उसमें क्या हो जाता है? तो वृद्धि हो जाता है। तो यौनारंभ के दौरान जो स्वर यंत्र है अर्थात वॉइस बॉक्स है, जिसे लैरिंक्स कहते हैं, उसमें भी वृद्धि होने लगती है, क्योंकि आवाज़ में क्या होने लगता है? खास करके लड़कों की आवाज़ में भारीपन आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो वॉइस बॉक्स है अर्थात स्वर यंत्र है, जिसे लैरिंक्स कहते हैं, उसमें वृद्धि आरंभ हो जाता है। लड़कों का जो स्वर यंत्र है विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। जो लड़कों का जो स्वर यंत्र है, वॉइस बॉक्स है, लड़कियों की अपेक्षा बड़ा होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में जो बढ़ता हुआ स्वर यंत्र है, वॉइस बॉक्स है, गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग में दिखाई पड़ने लगता है, अर्थात प्रोड्यूक्टिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, जिसे क्या कहा जाता है? तो कंठमणि अर्थात एप्पल एडम्स कहा जाता है। तो जो लड़कों में जब स्वर यंत्र की मात्रा बढ़ जाती है यौवन आरंभ के दौरान, तो उसके गले में, उसके सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग में अर्थात प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ थ्रोट में ये जो एडम्स एप्पल है, एडम्स एप्पल के रूप में वह कंठ, जिसे कंठमणि कहा जाता है, तो वह दिखाई पड़ने लगता है, एप्पल एडम्स। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि एडोलसेंस की अवस्था में जो मनुष्य के साउंड बॉक्स है उसका कौन सा पार्ट में परिवर्तन दिखाई पड़ता है? वॉइस बॉक्स में। इसे एडम्स एप्पल कहते हैं, कंठमणि। कंठमणि में वृद्धि हो जाती है। इसी कारण लड़कों का आवाज़ हो जाता है भारी और लड़कियों का आवाज़ पतला हो जाता है, क्योंकि उनका कंठमणि में विकास नहीं हो पाता। लड़कियों में स्वर यंत्र जो होता है लड़कों की अपेक्षा छोटा होता है। तो लड़कियों में जो वॉइस बॉक्स होता है, स्वर यंत्र अर्थात कंठमणि, वह लड़कों की अपेक्षा छोटा होता है, इसीलिए और बाहर से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। लड़कियों में जो कंठमणि होता है वह बाहर से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। सामान्यतः जो लड़कियों का जो स्वर है वह उच्च तरत्व वाला होता है, अर्थात उनका पिच क्या होता है? हाई होता है, हाई पिच्ड वॉइस होता है। तो जो सामान्यतः जो लड़कियों का जो स्वर होता है वह उच्च तरत्व वाला होता है, अर्थात उनका पिच क्या होता है? हाई होता है, हाई पिच्ड वॉइस होता है। जबकि लड़कों का स्वर क्या होता है? लो पिच्ड वॉइस या डीप वॉइस होता है, गहरा स्वर होता है। इनका स्वर, लड़कों का स्वर कैसा होता है? गहरा होता है, अर्थात लो पिच होता है, डीप वॉइस होता है, इसीलिए उनका आवाज़ मोटा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की जो पेशियां हैं अर्थात जो मसल्स इन लैरिंग्स हैं
उसमें अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाता है और उनका आवाज़ फूट जाता है। इसे ही भर्राना कहते हैं, अर्थात साउंड ब्रोकन कहते हैं। तो जो कभी कभी क्या होता है कि जो किशोर लड़के होते हैं उनकी स्वर यंत्र की जो पेशियां होती हैं, अर्थात जो लैरिंक्स का मसल होता है, मसल्स इन लैरिंक्स होता है, उनमें अनियंत्रित रूप से वृद्धि हो जाता है, अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाता है और इस प्रकार उनका आवाज़ क्या हो जाता है, फट जाता है, जिसे भर्राना कहते हैं, साउंड ब्रोकन कहते हैं। और यह स्थिति कुछ दिनों तक रहता है या फिर कुछ सप्ताह तक रहता है। इसके बाद स्थिति फिर से क्या हो जाती है, तो सामान्य हो जाती है। तो याद रखेंगे कि स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि के कारण क्या होता है, आवाज़ फटता है। तो एग्जाम में इसको लेकर प्रश्न पूछा गया है कि आवाज़ क्यों फटता है। तो जो लैरिंक्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, उसमें अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, उसके मांसपेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, इसी कारण आवाज़ फटता है, जिसे भर्राना कहते हैं, साउंड ब्रोकन कहते हैं। यह कुछ दिनों तक या कुछ सप्ताह तक रहता है। इसके बाद जो स्थिति हो जाती है वो फिर सामान्य हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये चित्र दिया गया है। इस चित्र में ये एक ह्यूमन माउथ है। यहाँ पे देखिए, यही है एडम सेपल, यही है एडम सेपल, जो कि ये जो वॉइस बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसी वॉइस बॉक्स के ऊपर में है, जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। यही फूल जाता है, यहाँ पे देखिए फूल गया है इस तरह से। तो यह लड़कों में क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता है। अब है स्वेद और तेल ग्रंथियाँ, स्वीट एंड सीपेशियस ग्लैंड। तो स्वेद एवं तेल ग्रंथियाँ अर्थात स्वीट एंड स्पाइसियस ग्लैंड। तो स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, जिसके कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे जन्म लेने लगते हैं आदि की उत्पत्ति हो जाती है। तो किशोर अवस्था के दौरान स्वेद एवं तेल ग्रंथियों अर्थात स्वीट एंड स्पेशियल ग्लैंड की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसिया और मुहासे अर्थात एक्ने एंड पिंपल्स इत्यादि का जन्म होने लगता है। तो फुंसियाँ और मुहासे चेहरे पर आ जाते हैं, एक्ने एंड पिंपल्स। ये कब, किशोर अवस्था के दौरान, कुछ व्यक्तियों में। किसके कारण, तो स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। स्वीट एंड स्पेशियस ग्लैंड्स की स्वेद ग्रंथियों, स्वीट ग्लैंड्स, तेल ग्रंथियों, वाइल ग्लैंड्स और लार ग्रंथियों, सैलिवरी ग्लैंड्स जैसी कुछ ग्रंथियों के द्वारा क्या होता है, स्राव होने लगता है। इनका स्राव होता है किसके द्वारा, वाहिकाओं के द्वारा। तो कुछ डक्ट होते हैं, नलियाँ होती हैं, तो उनके द्वारा स्वेद ग्रंथियाँ अर्थात स्वीट ग्लैंड का मतलब होता है जिससे पसीना निकलता है, और तेल ग्रंथियाँ, वाइल ग्लैंड, शरीर से थोड़ा सा वाइल भी निकलता है, तेल, और लार ग्रंथियाँ, सैलिवरी ग्लैंड्स, ये सभी जो ग्रंथियाँ होती हैं ये स्रावित होने लगती हैं किसके द्वारा, तो कुछ वाहिकाओं के द्वारा, नलियों के द्वारा, कुछ डक्ट के द्वारा। अब है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, तो इनके द्वारा हार्मोन्स सीधे देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों जो होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो वो क्या करती हैं कि हार्मोन जो होती हैं उनका सीधे रुधिर प्रवाह में रिलीज करती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन के दौरान हार्मोन्स को रिलीज करती है। याद रखेंगे। तो पूछा जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या काम है, तो हार्मोन्स को रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का मुख्य काम है हार्मोन्स को निर्मोचन करना, रिलीज करना। किसके द्वारा,
रुधिर प्रवाह के दौरान, ब्लड स्ट्रीम के दौरान, यानी कि ब्लड स्ट्रीम से वे हार्मोन को स्रावित करती हैं, प्रवाह करती हैं। इसलिए इन ग्रंथियों को नालिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहते हैं? नालिका विहीन ग्रंथियां, डक्टलेस ग्लैंड्स। इनमें किसी प्रकार की नालिकाएं नहीं होती हैं। युवावस्था में जो पुरुष होते हैं उनका जननांग, जिसे मेल गैमेट कहते हैं, जैसे कि वृषण, टेस्टिस और लिंग अर्थात पेनिस, इसमें पूरा विकास हो जाता है। तो युवावस्था में जो पुरुष होते हैं उनके जननांगों का पूरा विकास हो जाता है, अर्थात मेल गैमेट का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे कि वृषण हो गया जिसे टेस्टिस कहते हैं, लिंग हो गया जिसे पेनिस कहते हैं। तो इन सभी का पूरा विकास होता है। हम लोग आगे चित्र के माध्यम से देखेंगे वृषण को, पेनिस को। वृषण में भी शुक्राणुओं का उत्पादन लगातार होते रहता है। तो वृषण में भी क्या होता है? जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, उनका उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। किसके दौरान? किशोर अवस्था के दौरान। तो जब यौनारंभ स्टार्ट होता है तो उसके दौरान जो वृषण होते हैं, खास करके मेल में, उसमें स्पर्म का उत्पादन शुरू हो जाता है। यौनावस्था के दौरान लड़कियों में अंडाशय में वृद्धि होती है, ओवेरिज इनलार्ज हो जाता है और इस अंडाशय से परिपक्व अंडा जारी होना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात ओवरीज स्टार्ट रिलीज मैच्योर एग्स। तो यौनारंभ के दौरान या फिर एडोलेसेंस के दौरान, किशोर अवस्था के दौरान लड़कियों में अंडाशय में वृद्धि होती है, अर्थात ओवरीज इनलार्ज हो जाता है और इस अंडाशय से परिपक्व अंडा जारी होने लगता है, अर्थात ओवरीज स्टार्ट रिलीज मैच्योर्ड एग्स। किशोर अवस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि है। तो किशोर अवस्था की जो अवधि है वह व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि है, अर्थात इस अवस्था में जो मनुष्य है वह तरह तरह के सोच में वृद्धि होने लगता है। उसका जो भी चीज़ें वो देखता है उसी के अनुसार अपने आप को ढालने की प्रयास करता है, कि अपने शरीर में परिवर्तन लाने की प्रयास करता है, अपने आप को दिखाने की प्रयास करता है। तो तरह तरह के सोचने के ढंग में माइंड उसका काफ़ी डेवलप हो जाता है। किशोर अवस्था में जो किशोर होते हैं वे अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं और अपने प्रति सचेत हो जाते हैं, जैसे अपने कैरियर के प्रति या फिर अपने और किसी कारण के प्रति, जिम्मेवारी के प्रति वे सचेत हो जाते हैं और अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से हो जाता है, उनका सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। तो किशोर अवस्था में किशोर अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं और अपने प्रति सचेत हो जाते हैं। किशोर अवस्था में बौद्धिक विकास अर्थात इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में वृद्धि हो जाती है और इसके कारण उनके सोचने विचारने में काफ़ी समय लेने लगते हैं। तो एडोलेसेंस की अवस्था में, किशोर अवस्था में मनुष्य में बौद्धिक विकास अर्थात इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में वृद्धि होती है, जिसके कारण उनके सोचने और विचारने में काफ़ी समय लेने लगते हैं। किशोर अवस्था वह समय है जिसमें किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक हो जाती है। तो यौनारंभ या किशोर अवस्था वैसा समय होता है जिसमें किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सबसे ज़्यादा हो जाती है। इसमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन भी आते हैं। तो इसमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन भी दिखाई देने लगते हैं। याद रखें, किशोर अवस्था के दौरान कुछ गौण या द्वितीयक लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं, कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं। तो कुछ अन्य लक्षण भी होते हैं जो किशोर अवस्था के दौरान जो दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें गौण या द्वितीयक यौन लक्षण कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो गौण या द्वितीयक यौन लक्षण भी कहा जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। वैसी विशेषताएं
जिनके द्वारा पुरुष को महिला से अलग करने में मदद मिलती है। अर्थात कुछ ऐसी भी विशेषताएं होने लगती हैं किशोर अवस्था के दौरान जो पुरुष को महिला से अलग रखता है, तो उन्हें पहचानने में मदद मिलता है कि ये पुरुष है और ये महिला है। जैसे कि लड़के की छाती पर बाल आ जाते हैं। किशोर अवस्था के दौरान लड़के की छाती पर बाल आ जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हेयर ऑन चेस्ट ऑफ बॉय। लड़के एवं लड़कियों में बाहों के नीचे बाल आ जाते हैं। जो लड़के और लड़कियां दोनों के बाहों के नीचे, जिसे कांख कहते हैं, उसके नीचे बाल आ जाते हैं। हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स। जांघों या जघन क्षेत्र के ऊपर बाल आ जाते हैं। जो जघन क्षेत्र होता है जिसे हिप कहा जाता है, तो पुरुष और महिला दोनों में जांघों या जघन क्षेत्र के ऊपर बाल आ जाते हैं किशोर अवस्था के दौरान। हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स एंड द रीजन एबव द थाई ऑफ पब्लिक रीजन। अब देखिए, जितने सारे हमने पढ़े ये सभी थे क्या? ये सभी थे जो किशोर अवस्था के लक्षण, किशोर अवस्था के दौरान शारीरिक और मानसिक परिवर्तन। अब एक छोटा सा और लेकिन इम्पॉर्टेंट टर्म है हार्मोन। क्या है हार्मोन? सबसे पहले समझे कि ये हार्मोन क्या है। तो एक रासायनिक पदार्थ है, केमिकल सबस्टांस है। तो हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है, अर्थात केमिकल सबस्टांस है। इसका मुख्य काम है किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन पर नियंत्रण रखना। अर्थात जो किशोर अवस्था में परिवर्तन होते हैं उनको यह कंट्रोल करता है, उनके परिवर्तन में यह कंट्रोल करता है। किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन पर नियंत्रण रखना, कंट्रोल ऑन चेंजिंग। इसका स्राव किसके द्वारा होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। तो इसका स्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। अब पूछा जाता है कि हार्मोन का स्राव किससे होता है? तो इंडोक्राइन सिस्टम या इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा, यह अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, यौवनारंभ के साथ ही जैसे ही यौवन का आरंभ होता है, जवानी की शुरुआत होती है, किशोर अवस्था की शुरुआत होती है, तो जो पुरुष होते हैं उनके वृषण, जिसे टेस्टिस कहते हैं, उनसे एक हार्मोन का स्राव होने लगता है और जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इसे पुरुष हार्मोन या मेल हार्मोन भी कहते हैं। तो यौवनारंभ के साथ ही पुरुष में वृषण अर्थात टेस्टिस के द्वारा एक हार्मोन का स्राव होने लगता है। इस हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं इसे? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इसे ही मेल हार्मोन या पुरुष हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल हार्मोन या पुरुष हार्मोन। इसी हार्मोन के कारण ही चेहरे पर बाल आने लगते हैं। इसी हार्मोन के कारण ही चेहरे पर बाल आने लगते हैं, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। तो इसी हार्मोन के कारण ही चेहरे पर क्या आते हैं? तो बाल आने लगते हैं। महिलाओं में अंडाशय अर्थात ओवरीज के द्वारा स्रावित हार्मोन, जिससे स्तन अर्थात ब्रेस्ट का विकास होता है, उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। इसे स्त्री हार्मोन या फीमेल हार्मोन भी कहते हैं। तो जिस प्रकार पुरुषों में जो हार्मोन का डेवलपमेंट होता है यौनारंभ के दौरान, जिसे मेल हार्मोन या फिर टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, तो उसी प्रकार यौनारंभ के साथ ही महिलाओं में ओवेरीज अर्थात अंडाशय के द्वारा एक हार्मोन का स्राव होने लगता है, जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को स्त्री हार्मोन या फीमेल हार्मोन भी कहते हैं। और इसी एस्ट्रोजन से महिलाओं में स्तन अर्थात ब्रेस्ट का विकास होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि महिलाओं के द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन। इसी से स्तन का विकास होता है। महिलाओं के स्तन में दुग्ध स्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिसे दुग्ध ग्रंथियां या दुग्ध स्रावी ग्रंथियां कहते हैं। मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स कहते हैं। इसे मेमरी ग्लैंड भी कहते हैं। तो महिलाओं के स्तन के अंदर में दुग्ध स्रावी ग्रंथियां होती हैं, मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स।
जिसे दुग्ध ग्रंथियां या मेमरी ग्लैंड भी कहते हैं, उसका विकास होता है। सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों सहित एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और दुग्ध स्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि का काम क्या है? पीयूष ग्रंथि का काम है सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। तो उसी प्रकार पीयूष ग्रंथि क्या करता है? सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों सहित इस एस्ट्रोजन को, टेस्टोस्टेरोन को और दुग्ध स्रावी ग्रंथियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और यह बात याद रखेंगे, पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी और मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड। अब इसलिए मास्टर ग्रंथि इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता है। अब है कि पीयूष ग्रंथि का क्या काम है? तो पहला काम तो हमने बता दिया। पहला काम तो बताया कि यह सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के द्वारा जननांगों अर्थात ओवरीज एंड टेस्टेस को पुरुष या नर में टेस्टोस्टेरोन तथा महिला या मादा में एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए यह स्टिमुलेशन करता है, उद्दीपन करता है। तो पुरुष ग्रंथि से जो हार्मोन का स्राव होता है, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, तो ये जननांगों को क्या करता है कि उद्दीपन करता है। मानी अर्थात पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन का स्राव होता है, पीयूष ग्रंथि क्या करता है कि जो जननांग है, जैसे टेस्टिस और ओवेरीज है, तो पुरुष का जो टेस्टिस है, जिसे पुरुष या तो उससे टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है, और जो महिला या मादा है उससे एस्ट्रोजन का स्राव होता है। तो इनको स्रावित करने के लिए यह उद्दीपन करता है, प्रेरित करता है, स्टिमुलेशन का काम करता है। कौन? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड। यौनारंभ के आरंभ के समय शरीर में परिवर्तनों पर यह नियंत्रण या उद्दीपन करता है, स्टिमुलेटिंग या कंट्रोल और चेंजिंग इन बॉडी। तो पीयूष ग्रंथि और क्या काम करता है? पीयूष ग्रंथि जो है, जैसे ही यौवन आरंभ होता है तो उस समय शरीर के परिवर्तनों पर यह नियंत्रण करता है, उद्दीपन करता है, अर्थात स्टिमुलेटिंग करता है और कंट्रोल करता है। किस पर? चेंजिंग ऑफ बॉडी पर। याद रखेंगे। तो इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का स्राव प्रवाह, यह जो पीयूष ग्रंथि है वह रुधिर प्रवाह के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंचता है। तो पीयूष ग्रंथि जो होता है उसका स्राव या प्रवाह, पीयूष ग्रंथि से जो रिलीज होता है, स्राव होता है, वह खून के प्रवाह से, ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में अथवा टारगेट साइट, जिसे लक्ष्य स्थल कहते हैं, वहाँ तक पहुँचता है। याद रखेंगे। तो पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन का स्राव होता है किसके माध्यम से स्रावित होता है, प्रवाह होता है? तो रुधिर प्रवाह अर्थात ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचता है या फिर लक्ष्य स्थल तक पहुँचता है, जिसे टारगेट साइट कहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मनुष्य में जननावस्था, रिप्रोडक्टिव फेज। तो मनुष्य के जीवन में प्रजनन चरण या जननावस्था अर्थात रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, मनुष्य के जीवन में प्रजनन चरण, जिसे जननावस्था भी कहते हैं। स्त्रियों में जननावस्था अर्थात रिप्रोडक्टिव फेज का प्रारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से ही प्रारंभ हो जाता है। तो स्त्रियों में जननावस्था अर्थात रिप्रोडक्टिव फेज का प्रारंभ, यौनारंभ अर्थात 10 से 12 वर्ष की आयु से ही हो जाता है। और यह कब तक रहता है? तो 45 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु तक। तो स्त्रियों में जननावस्था अर्थात रिप्रोडक्टिव फेज का प्रारंभ, यौनारंभ
जैसे ही यौवन का आरंभ होता है, अर्थात जैसे ही किशोर अवस्था का प्रारंभ होता है, तो उसी समय से हो जाता है, अर्थात 10 बरस से 12 बरस की आयु से। और यह कब तक रहता है? तो सामान्यतः 45 बरस से लेकर 50 बरस की आयु तक। यौवनारंभ पर अंडाणु में परिपक्वता आरंभ होने लगता है। तो जैसे ही यौवन का आरंभ होता है, तो उसी समय से जो अंडाणु होता है उसमें परिपक्वता अर्थात यह मैच्योर्ड होने लगता है। जो ओवेरी होता है वह मैच्योर्ड होना शुरू कर देता है। अंडाशयों में एक अंडाणु की परिपक्वता होती है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल के बाद किसी एक अंडाशय के द्वारा यह रिलीज हो जाता है, निर्मोचित हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यह एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको दिमाग पर नोट रखेंगे, एक बार फिर से सुनेंगे कि महिलाओं के जो अंडाशय होता है, ओवेरीज होता है, तो उसमें एक अंडाणु की परिपक्वता हो जाती है। कितना? एक अंडाणु की परिपक्वता हो जाती है। और लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल के बाद तक किसी एक अंडाशय के द्वारा यह रिलीज होता है, निर्मोचित होता है। और इस अवधि के दौरान जो गर्भाशय की दीवार है अर्थात वॉल ऑफ यूट्रस है, वो क्या हो जाती है? तो मोटी हो जाती है। और इसके कारण गर्भाशय अंडाणु के निषेचन के बाद युग्मनज अब क्यों होता है? ताकि जो गर्भाशय है अंडाणु के निषेचन के बाद युग्मनज को ग्रहण कर सके, अर्थात जाइगोट को ग्रहण कर सके। तो यह दीवार जो है, गर्भाशय की दीवार मोटी इसलिए हो जाती है ताकि वह जो जाइगोट है उसको आसानी से एक्सेप्ट कर सके, ग्रहण कर सके। किसके बाद? गर्भाशय जो है अंडाणु के निषेचन के बाद। जब अंडाणु का निषेचन हो जाएगा उसके बाद, तो समय याद रखेंगे कि लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल के बाद जो है किसी एक अंडाशय के द्वारा क्या होता है कि अंडा का रिलीजन होता है, निर्मोचित होता है। और इस अवधि के दौरान गर्भाशय की दीवार कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है, ताकि जो है गर्भाशय अंडाणु के निषेचन के बाद युग्मनज अर्थात जाइगोट को क्या कर सके? एक्सेप्ट कर सके, ग्रहण कर सके। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जिसे ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन साइकिल या रजोधर्म कहते हैं, माहवारी चक्र कहते हैं। महिलाओं में आता है माहवारी चक्र। तो रजोधर्म या ऋतुस्राव, जिसे मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। तो यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो, यदि किसी महिला के अंडाशय में अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, तो उस स्थिति में जो अंडाणु है और जो गर्भाशय है उसका मोटा स्तर उसके रुधिर वाहिकाओं सहित क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है, फैल जाता है। और इससे स्त्रियों में रक्त का स्राव होने लगता है, अर्थात ब्लीडिंग होने लगता है। और इसी प्रक्रिया को ऋतुस्राव या रजोधर्म अर्थात मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो एक बार फिर से इसे समझिए, इम्पॉर्टेंट टर्म है कि यदि किसी महिला के अंडाशय के अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है, तो इस स्थिति में अंडाणु और गर्भाशय का जो मोटा स्तर होता है वह अपने रुधिर वाहिकाओं सहित क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है उसका, अर्थात एक्सपेंशन विथ ब्लड वेसल। वह रुधिर वाहिकाओं के साथ वह विस्तार हो जाता है, फैल जाता है। और इसी कारण स्त्रियों में रक्तस्राव होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है। और इसी प्रक्रिया को ऋतुस्राव या रजोधर्म अर्थात मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब है रजोदर्शन क्या है? अब है कि रजोदर्शन अर्थात मीनार्क क्या है? तो रजोदर्शन या मीनार्क क्या है? तो ऋतुस्राव या रजोधर्म के लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। तो ऋतुस्राव या रजोधर्म लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होना रजोदर्शन कहलाता है। अर्थात जब ऋतुस्राव या रजोधर्म लगभग 28 से 30 दिन में एक बार जब होता है तो उसे ही रजोदर्शन कहते हैं, मीनार्की कहते हैं। याद रखेंगे। तो पहला जो ऋतुस्राव है उसका आरंभ
यौनारंभ में हो जाता है, इसी अवस्था को रजोदर्शन कहते हैं। तो जब ऋतुस्राव जब पहली बार निकलता है तो उसे ही रजोदर्शन या मीनार्क कहते हैं। तो जैसे ही यौनारंभ शुरुआत होता है, अर्थात यौवन का आरंभ होता है, जवानी की शुरुआत होती है, तो उसमें ऋतुस्राव की शुरुआत हो जाती है। तो उसी पहले ऋतुस्राव को, ये जो अवस्था होती है, उसी को रजोदर्शन या मीनार्क कहते हैं। तो ऋतुस्राव या रजोधर्म लगभग 28 से 30 दिन के अंतराल के बाद एक बार हो ही जाता है। तो 28 से 30 दिन के अंतराल के बाद एक बार रजोधर्म हो जाता है। अब एक है रजोनिवृत्ति अर्थात मेनोपॉज। तो रजोनिवृत्ति क्या है, मेनोपॉज क्या है, उसके बारे में जानें। तो लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव का होना बंद हो जाता है और इस अवस्था को रजोनिवृत्ति कहते हैं। देखिए, पहली बार जो ऋजु धर्म होता है उसे रजोदर्शन कहते हैं, और जब 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना बंद हो जाता है तो उस स्थिति को हम लोग रजोनिवृत्ति कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव जो चक्र होता है वह अनियमित होता है, लेकिन उसके बाद यह नियमित हो जाता है और उसमें कुछ समय लग सकता है। तो प्रारंभ में जो ऋतुस्राव है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वह अनियमित होता है, अर्थात कभी भी आ सकता है, लेकिन बाद में वह नियमित हो जाता है, और लेकिन उसके नियमित होने में कुछ समय लग जाता है। अब इस पर नियंत्रण कैसे करेंगे? मासिक धर्म चक्र का नियंत्रण अर्थात कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मासिक धर्म चक्र का नियंत्रण अर्थात कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल हार्मोन के द्वारा नियंत्रण होता है। तो याद रखेंगे, मासिक धर्म चक्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हार्मोन के द्वारा। एग्जाम में यह पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखेंगे क्योंकि यह एनसीईआरटी का है। तो एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक हमें दिमाग में नोट रखना है कि मासिक धर्म चक्र का नियंत्रण अर्थात जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कंट्रोल है किसके द्वारा होता है? हार्मोन के द्वारा। इस चक्र में अंडे की परिपक्वता अर्थात मैचुरेशन ऑफ एग, अंडे की रिहाई अर्थात रिलीजन ऑफ एग, उसके बाद गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, थिकनेस ऑफ यूटेरिन वाल, ये सभी आते हैं। तो मासिक धर्म चक्र के अंतर्गत अंडे का परिपक्व होना अर्थात मैचुरेशन ऑफ एग, अंडे की रिहाई होना, रिलीजन ऑफ एग, और गर्भाशय की दीवार का मोटा होना अर्थात थिकनिंग ऑफ यूट्रस वाल, ये सभी जो हैं मासिक धर्म चक्र के अंतर्गत प्रक्रियाएं होती हैं। अब है कि अगर गर्भावस्था नहीं होती है तो इसका टूटना भी शामिल है। तो यह जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का नियंत्रण होता है, यह क्या करता है? अगर गर्भावस्था नहीं आती है तो यह क्या होता है? यह टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, याद रखेंगे। और जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो यह डैमेज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, बच्चा कब होता है और बच्ची कब होती है। तो यहाँ पे क्रोमोजोम्स है। जब बाहर से एक्स क्रोमोजोम आता है तो लड़का होता है, और बाहर से जब वाई एक और एक्स आएगा तो एक्स एक्स होगा तो लड़की होगा। जैसे एक्स और वाई दो क्रोमोजोम्स है, एक्स के साथ एक एक्स आकर मिल गया तो उस कंडीशन में लड़की होगा, और इसके साथ वाई के साथ एक एक्स आकर मिल गया तो वो हो जाएगा लड़का। याद रखेंगे, ये हो जाएगा लड़का। आगे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। अब है कि कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी हैं, अर्थात अदर इंडोक्रीन ग्लैंड्स, जैसे कि थायराइड है, अग्नाशय है और अधिवृक्क है। अर्थात थायराइड है, अग्नाशय अर्थात पैंक्रियाज है, और अधिवृक्क अर्थात एड्रिनल्स है। तो पीयूष ग्रंथि के अलावा भी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे कि थायराइड ग्रंथि,
उसके बाद अग्नाशय ग्रंथि जिसे पैंक्रियाज कहते हैं, और अधिवृक्क जिसे एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। अब है कि जो थायराइड है और अधिवृक्क है, ये भी हार्मोन का स्राव करते हैं। ये भी क्या करते हैं? हार्मोन का स्राव। जब उनके द्वारा अपने हार्मोन के माध्यम से पिट्यूटरी से आदेश की प्राप्ति होती है, यह अपने हार्मोन को भेजता है पिट्यूटरी ग्रंथि के बाद, और जब पिट्यूटरी ग्रंथि इसको आदेश दे देता है तो यह क्या करता है कि ये दोनों जो है थायराइड और अधिवृक्क हैं, वो हार्मोन का स्राव करते हैं। तो इनको भी कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो जब थायराइड और जो अधिवृक्क है अर्थात एड्रीनल है, थायराइड और अधिवृक्क अर्थात एड्रीनल है, वो भी क्या करते हैं कि हार्मोन का स्राव करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से आदेश लेने के बाद पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा भी वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। अब देखिए, पीयूष ग्रंथि भी क्या करता है? एक हार्मोन का स्राव करता है, लेकिन वो वृद्धि हार्मोन है जो सामान्य विकास के लिए आवश्यक है, अर्थात नॉर्मल ग्रोथ के लिए वह आवश्यक है। तो जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, वह भी क्या करता है कि वृद्धि हार्मोन अर्थात ग्रोथ हार्मोन का स्राव करता है, जिससे सामान्य विकास अर्थात नॉर्मल ग्रोथ होता है। यह नॉर्मल ग्रोथ के लिए आवश्यक है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का स्राव होता है? थायरोक्सिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको लेकर कई बार पूछा गया है, मैचिंग करने के लिए भी दे देता है। तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का स्राव होता है? थायरोक्सिन। उसी प्रकार अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का स्राव होता है? अर्थात एड्रीनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन का स्राव होता है? एड्रीनालाइन। कौन? एड्रीनालाइन। जबकि अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का स्राव होता है? इंसुलिन। जो पैंक्रियाज ग्लैंड है उससे कौन से हार्मोन का स्राव होता है? इंसुलिन। याद रखेंगे, इंसुलिन। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है कीट विकास, इंसेक्ट ग्रोथ। इंसेक्ट ग्रोथ अर्थात कीट विकास। कीटों का विकास कैसे होता है? देखिए, लार्वा से वयस्क बन के रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। तो लार्वा से जब कोई लार्वा है तो वह प्यूपा बनेगा, प्यूपा के बाद वह फिर एक जीव बनेगा, वयस्क जीव बनेगा। जैसे कि मेढक, टैडपॉल से मेढक बनने के दौरान जो परिवर्तन होता है उसी को कायांतरण कहते हैं। तो लार्वा से वयस्क के रूप में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? मेटामॉर्फिस या कायांतरण कहलाता है। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कीट हार्मोन के द्वारा। तो जो कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, उनमें कायांतरण का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? अर्थात मेटामॉर्फिस का नियंत्रण कीट हार्मोन के द्वारा होता है, इंसेक्ट हार्मोन्स के द्वारा। अब है कि जो मेढक होता है, फ्रॉग, तो मेढक में कायांतरण का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? थायराइड ग्रंथि के हार्मोन थायरोक्सिन के द्वारा। थायराइड्स हार्मोन थायरोक्सिन। तो जो मेढक है उसमें जो कायांतरण होता है तो उस पर कंट्रोल किसके द्वारा होता है? थायराइड के द्वारा स्रावित हार्मोन जिसका नाम है थायरोक्सिन, उसी के द्वारा इसका नियंत्रण होता है। थायरोक्सिन उत्पादन के लिए पानी में आयोडीन की उपस्थिति अनिवार्य है। तो याद रखेंगे, थायरोक्सिन के प्राप्ति के लिए, उत्पादन के लिए पानी में आयोडीन की उपस्थिति अनिवार्य है, अर्थात पानी में आयोडीन पहले से होना चाहिए, तभी जो है थायरोक्सिन का उत्पादन होगा। प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर, ये अनिवार्य। अब जैसे इसका अनिवार्य उदाहरण क्या है कि जिस पानी में आयोडीन नहीं होता है उस पानी में टैडपॉल जो है बढ़ करके एक वयस्क मेढक का बनना संभव नहीं है। तो याद रखेंगे, यदि पानी में आयोडीन की उपस्थिति है तभी जो है उसमें थायरोक्सिन का उत्पादन होगा। तो पानी में यदि आयोडीन की उपस्थिति है
तो जो टैडपॉल है वह बड़ा होकर क्या बन जाएगा, मेढक बन जाएगा। तो इसके लिए थायरॉक्सिन के लिए पानी में आयोडीन की उपस्थिति अनिवार्य है। जैसे कि जिस पानी में आयोडीन नहीं है उस पानी में जो टैडपॉल है वह बड़ा होकर क्या बन जाता है, मेढक। वह बड़ा होकर जो मेढक बनता है वह बनना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही उसको आयोडीन मिलेगा, अभी हमने क्या बताया कि टैडपॉल को मेढक बनने के लिए पानी में आयोडीन की जरूरत होती है, लेकिन जिस पानी में आयोडीन नहीं रहेगा तो यह टैडपॉल मेढक किस रूप से बदलेगा, टैडपॉल जो है उसका मेढक बनना संभव नहीं है। अब हम लोग आते हैं स्वास्थ्य। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्वास्थ्य। तो एक व्यक्ति के द्वारा शारीरिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना, उसी को ही स्वास्थ्य कहते हैं। कि यदि कोई व्यक्ति है वह शारीरिक और मानसिक विसंगति से मुक्त है, अर्थात ना ही उसे कोई शारीरिक कष्ट है और ना ही कोई उसे मानसिक कष्ट है, तो इन सभी से वह मुक्त है, अर्थात फिजिकल एंड ओनेंटल वेलबींग, इसी को ही स्वास्थ्य अर्थात हेल्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य अर्थात हेल्थ। अब है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसी भी उम्र में हर इंसान को संतुलित आहार की जरूरत होती है। तो यह पूछा जाएगा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला काम है कि उसे संतुलित आहार अर्थात बैलेंस्ड डाइट लेना पड़ेगा। बैलेंस्ड डाइट लेना आवश्यक है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसी भी उम्र में इंसान को संतुलित आहार अर्थात बैलेंस्ड डाइट लेना पड़ेगा। साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ शारीरिक व्यायाम अर्थात फिजिकल एक्सरसाइज की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद है कि शादी की उम्र जो है आखिर 18 बरस 21 बरस क्यों निर्धारित किया गया है? एज ऑफ मैरिज, एज ऑफ मैरिज, शादी की उम्र। देखिए, लड़कियों की शादी की जो कानूनी उम्र है वह 18 साल है, अर्थात 18 ईयर्स, जबकि लड़कों के लिए यह शादी की कानूनन उम्र 21 साल है, 21 ईयर्स। अब है कि लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 साल और लड़कों के लिए शादी की उम्र 21 साल है। इसका मुख्य कारण है कि इस उम्र तक जो किशोर होते हैं, किशोर माताएं हैं, मातृत्व के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार रहती हैं। तो लड़कियों की शादी की उम्र 18 बरस है और लड़कों की 21 बरस। अब ये क्यों है? तो इसका मुख्य कारण है कि इस अवस्था तक 18 बरस तक जो किशोर माताएं हैं मातृत्व के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो जाती हैं। टीनेज मदर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली और फिजिकली फॉर मदरहुड। अब है कि जल्दी शादी से और मातृत्व से माँ और बच्चा दोनों में स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। यदि जल्दी शादी करा दी जाए बच्चियों की तो उससे जो मातृत्व से माँ और बच्चा दोनों को स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं। क्योंकि इसलिए होती है क्योंकि जल्दी शादी के कारण उनका शारीरिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और माँ और बच्चा जब दोनों हो जाए तो वह अपने बच्चों पर ध्यान देने लगती है और उसे स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न होती है। कम उम्र में शादी से जो युवा महिला के रोजगार हैं उनमें कमी आई है। तो कम उम्र में शादी से युवा महिला के रोजगार के अवसर में क्या हो गई है? तो कमी आ गई है। कर्टेल्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो कम उम्र में शादी से जो युवा महिला हैं उनके रोजगार के अवसर में कमी हो जाती है और वे
मानसिक पीड़ा से गुजर रही होती हैं। कैसे? मानसिक पीड़ा से, क्योंकि वह मातृत्व की जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं थी। तो कम उम्र से जो शादी है उससे युवा महिला के रोजगार के अवसर में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। कर्टल्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। साथ ही साथ मानसिक पीड़ा भी उत्पन्न होती है। क्या? मानसिक पीड़ा अर्थात मेंटल एजोनी, क्योंकि वह मातृत्व की जिम्मेदारियों के लिए क्या है? तैयार नहीं है। क्योंकि जो बच्चियां होती हैं मातृत्व की जिम्मेदारी के लिए अपने आप तैयार हो जाती हैं, लेकिन ये जो है ये मातृत्व की जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं है। अब है कि प्रजनन अंगों की जो परिपक्वता की अवधि है उसे किशोर वय काल अर्थात एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं। तो प्रजनन अंगों की जो परिपक्वता होती है अर्थात वह पूरी तरह से वह तैयार हो जाता है, तो इस समय को किशोर वय काल कहते हैं, एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं। किशोर वय काल अर्थात एडोलेसेंस पीरियड कहा जाता है। तो ये तो था एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्या है? इसका नाम है एडोलेसेंस, किशोरावस्था की और, या अंग्रेजी में ऑन एडोलेसेंस। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ कमेंट करें। कमेंट कम आ रहा है, और जो लोग इसमें नए जुड़े हैं वे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगी उसकी सूचना आप तक पहले ही मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।